Hello, my dear students. I think all of you are happy and healthy. Today, I welcome you again to watch this channel, beta. And I request you all to spread this channel in between students so that they can take better understanding of the topics of chemistry. So do this work regularly, non-stop. करते रहिए इस काम को बेटा on the daily basis. Now we are going to discuss our next topic. आज के लेक्चर में हम डिफरेंट टॉपिक्स जो डिस्कस करेंगे बेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. Then we discuss beta black body radiation, and then we discuss beta after that is Planck's quantum theory. और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल दो तीन न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे. ओके, ये टॉपिक रहेंगे आज के. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. बेटा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी हमने डिस्कस की थी, सेकेंड लेक्चर में डिस्कस की थी हमने. दिस थ्योरी वाज बेस्ड अपॉन वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. वहां पर पॉइंट डिस्कस किया था हमने कि दिस थ्योरी वाज बेस्ड अपॉन वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेव नेचर पर डिपेंड करती है ये थ्योरी बेटा. ओके, तो आज हम कुछ ऐसे प्रोसेसेस डिस्कस करेंगे यहाँ पर जो इसकी लिमिटेशंस होंगी. क्या लिमिटेशंस थी? लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या थी? दिस थ्योरी वाज अनेबल टू एक्सप्लेन. क्या क्या एक्सप्लेन करने में अनेबल थी बेटा? फर्स्ट द ब्लैक बॉडी रेडिएशंस. सेकंड बेटा दिस थ्योरी वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द photoelectric effect. Third point beta, this theory was unable to explain the variation of heat capacity of solids. Variation of heat capacity of solids beta as a function of temperature. जो हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड होती है बेटा, दैट इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. है ना? टेम्परेचर के साथ चेंज होती है हीट कैपेसिटी किसी भी बॉडी की. ओके, तो ये थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस किया जाएगा. 6 चैप्टर आएगा आपके सिलेबस में. एंड देन फोर्थ लिमिटेशन बेटा इसकी, दिस थ्योरी वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन. बेटा जब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम लिया जाता है, ऑब्जर्व करते हैं स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का बेटा, तो उसमें डिफरेंट लाइंस प्रोड्यूस होती हैं. वो लाइन क्यों आई इसके बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया. इन सभी 4 प्रोसेसेस के बारे में कुछ नहीं बता पाई है थ्योरी. क्यों? क्या रीजन था? क्योंकि बेटा ये जो 4 के 4 प्रोसेस हैं, ऑल दीज 4 processes or phenomena are based upon particle nature of the radiations, electromagnetic radiations, particle nature पर. ओके, बट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थी बेटा, ये वेव नेचर पर डिपेंड करती थी. बट ये वेव नेचर को कंसीडर किया था इस थ्योरी ने. बट ये प्रोसेसेस तभी एक्सप्लेन किए जा सकते हैं व्हेन वी कंसीडर पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. सो फेल हो गई. ओके, बिकॉज क्यों फेल हुई इसका रीजन दे रहा हूं मैं बेटा अभी यहाँ पर. बिकॉज all these processes could be explained, all कर देते हैं, because all these phenomena could be explained only when electromagnetic radiations are supposed to have
supposed to have particle character बेटा, particle nature, particle nature। अगर इन रेडिएशन की हम पार्टिकल नेचर को अज्यूम कर लें तो इन प्रोसेसेस को एक्सप्लेन किया जा सकता है बेटा, अदरवाइज कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड और वी कुड नॉट एक्सप्लेन दिस। ओके, तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो आज डिस्कस करेंगे बेटा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या होती है ब्लैक बॉडी रेडिएशन? You know very well बेटा, black body is a perfect emitter and perfect absorber। ओके, तो black body radiation, तो black body होती है बेटा, black body is a perfect emitter and perfect absorber, or we can say perfect absorber and perfect emitter। आप हीट करोगे किसी ब्लैक बॉडी को, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, है ना, रीच अप टू द मैक्सिमम वैल्यू। अरे सिंपल एग्जांपल डे लाइफ का लेते हैं हम, गर्मियों में समर सीजन में अगर ब्लैक कपड़े डाल के बाहर चले जाए धूप में तो कितनी तेज धूप लगती है, बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी। बट उसके अपोजिट अगर आप व्हाइट कपड़े डाल के चले जाओ आपको थोड़ी कूलिंग फील होगी, लेस टेम्परेचर आपको फील होगा। रीजन, क्योंकि ब्लैक बॉडी है जो दैट एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशंस कंप्लीटली एंड इंक्रीज टेम्परेचर अप टू मैक्सिमम लेवल। ओके, बट जो व्हाइट कपड़ा था बेटा, व्हाइट क्लॉथ जो होते हैं दे रिफ्लेक्ट these radiations completely। अगर रिफ्लेक्ट करेंगे 100% तो टेम्परेचर मिनिमम रहेगा, टेम्परेचर मिनिमम रहेगा तो गर्मी भी कम लगेगी आपको। सिंपल पॉइंट, लॉजिकल पॉइंट है। ओके, तो ब्लैक बॉडी जो होती है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन बेटा, तो मैं आपको बता रहा था अभी कि जो ब्लैक बॉडी होती है बेटा, ब्लैक बॉडी यू नो वेरी वेल, ब्लैक बॉडी इज ए परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट एमिटर। पहले तो एब्जॉर्ब करती जाएगी रेडिएशंस को, टेम्परेचर रीच अप टू द मैक्सिमम वैल्यू, देन ये अपनी रेडिएशंस एमिट करना स्टार्ट करेगी। अंडरस्टैंड किया पॉइंट? तो ब्लैक बॉडी इज ए परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट एमिटर। परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट एमिटर होती है। तो परफेक्ट एमिटर है तो जो रेडिएशन एमिट होंगी ब्लैक बॉडी से, दीज आर कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, या फिर द रेडिएशन एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ओके, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को कैसे डिफाइन करेंगे? द रेडिएशन एमिटेड बाय ए ब्लैक बॉडी is called black body radiation, is called black body radiation। इसको हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलेंगे बेटा। तो जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन एमिट करती है, रेडिएशंस, एनर्जी ऑफ द रेडिएशंस एमिटेड बाय ए ब्लैक बॉडी, कोई ब्लैक बॉडी होगी, एनर्जी ऑफ दिस रेडिएशंस एमिटेड बाय ए ब्लैक बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा। ओके, एंड वन मोर पॉइंट आई वांट टू टेल यू बेटा, जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ए हमने एम्पलीट्यूड डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव में डिस्कस किया था। ए इज द एम्पलीट्यूड, जो एम्पलीट्यूड होता है दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ये जो एम्पलीट्यूड है बेटा, दिस एम्पलीट्यूड इज independent of frequency and wavelength of radiation। कोई भी रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करता है एम्पलीट्यूड। ओके, और इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ज्यादा इंटेंस होगी लाइट, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी रेडिएशन की। ओके, तो इसके लिए हम एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं बेटा, इंटेंसिटी versus wavelength for black body radiation, x-axis, y-axis। Along y-axis we take intensity increase होती जा रही है बेटा along this y-axis, and along this x-axis we can take wavelength बेटा। ओके, यहाँ wavelength increase होती जा रही है। अब ग्राफ थोड़ा राइट से लेफ्ट चलेगा। यहाँ पर at different temperature we can discuss cow obtained here, but as the wavelength increases intensity of radiations increases regularly, increase होती जाएगी, reach up to the maximum value and then decreases
Yeah, this then decreases beta. This is intensity versus wavelength curve at temperature T1. T1 टेम्परेचर पर हमने ली है बेटा. यहाँ पर क्या है? This is lambda max, mean this is the maximum wavelength, or this is the wavelength where intensity of radiation emitted by the black body is maximum. Okay, ये lambda max ले लिया हमने. This is wavelength where intensity is maximum. Lambda max इसके लिए है, ये max इसके लिए, intensity is maximum, that wavelength, that is lambda max here बेटा. Similarly, we can take another temperature T2. T2 is more than T1. T2 is more than T1 बेटा. This. तो इस टाइप के another curve हमें मिली है बेटा यहाँ पर. This is another curve. Here this is temperature T2 और जो T2 है, T2 is greater than T1. T2 है जो, this is greater than T1. मीन अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो व्हाट हैपन बेटा, क्या शिफ्टिंग शो हो रहा है बेटा यहाँ पर? तो मैक्सिमम इंटेंसिटी लोअर वेवलेंथ पर होती जाएगी. इंटेंसिटी बिकम्स मैक्सिमम एट लोअर वेवलेंथ. मीन जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती जाए, टेम्परेचर बढ़ेगा, इंटेंसिटी जल्दी ही बढ़ जाएगी, लोअर वेवलेंथ पर ही आ जाएगी इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ दैट लाइट. सिंपल, ये कहो, ये इंडिकेट कर रही है और कुछ भी नहीं है इसमें. ओके, नाउ तो दिस इज, अगर हम डिस्कस करें इसको थोड़ा सा कि एज वी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, एज द वेवलेंथ डिक्रीजेस, वेवलेंथ डिक्रीज होती जाएगी, इंटेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी. ओके, वेवलेंथ डिक्रीजेस, इंटेंसिटी इंक्रीजेस. आगे हम प्लस क्वांटम थ्योरी में डिस्कस करेंगे. एनर्जी जो होती है डेटा, दैट इज अभी इस टॉपिक के बाद ही डिस्कस करेंगे हम. एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. और अगर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अब जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी, अब पॉइंट ये है, फ्रीक्वेंसी न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में हमने लेसन डिस्कस किया था. न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाय लैम्डा. न्यू इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, सी बाय लैम्डा. और ये मैं बता रहा हूँ, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. और फ्रीक्वेंसी ये होता है, मीन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. अभी तक जो आपको नॉलेज है इससे हम डिस्कस कर सकते हैं. मीन वेवलेंथ अगर डिक्रीज होती है तो एनर्जी इंक्रीज होती है अमिट करने वाली रेडिएशंस की. बट ये 100% सक्सेसफुल पॉइंट अप्लाई नहीं हो रहा है यहाँ पर. ओके, तो डिस्कस आपको करना है यहाँ पर, हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं यहाँ पर, ये पॉइंट्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं यहाँ पर बेटा. ओके, तो क्या है कि जैसे जैसे वेवलेंथ डिक्रीज होती जाएगी, इंटेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी, रीच अप टू द मैक्सिमम वैल्यू. फर्दर अगर डिक्रीज करेंगे वेवलेंथ, इंटेंसिटी डिक्रीजेस, ब्लैक बॉडी रेडिएशन ठंडी होनी शुरू हो जाएगी फिर. ओके, तो इंटेंसिटी डिक्रीज होनी शुरू, ये इसलिए है यहाँ पर पॉइंट. ओके, तो एज द वेवलेंथ डिक्रीजेस देन इंटेंसिटी इंक्रीजेस, रीच अप टू द मैक्सिमम वैल्यू. उसके बाद टेम्परेचर डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा उसका मीन. उसके बाद उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो कूलिंग स्टार्ट हो जाएगी उसकी, और वी कैन से बेटा इंटेंसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी रेडिएशंस की. अंडरस्टैंड किया पॉइंट नाउ? तो दिस इज ऑल अबाउट ब्लैक बॉडी रेडिएशन. तो यहाँ पर हम थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट लिख सकते हैं बेटा कि एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, जो पॉइंट्स मैंने बोले हैं, द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एमिटेड, यहाँ इस ग्राफ से रिलेटेड बेटा, एट ए पर्टिकुलर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, जो रेडिएशन अमिट हुई है बेटा, रेडिएशन अमिटेड, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन अमिटेड क्या होती जा रही है, इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन वेवलेंथ. इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन क्या होती जा रही है बेटा, रेडिएशन अमिटेड इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन वेवलेंथ. और इंक्रीज होती जाएगी, क्या होगी फिर, रीचेज अप टू द मैक्सिमम वैल्यू, reaches up to a maximum value and then decreases regularly. ये कर्व में थोड़ा सा वेरिएशन हमें दिखाई दिया है, और उसके बाद डिक्रीज होती जाएगी रेगुलरली. अंडरस्टैंड किया पॉइंट बेटा यहाँ पर? तो दिस इज एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस ब्लैक बॉडी रेडिएशन. नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे बेटा आज यहाँ पर, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा हेडिंग पे डाल रखी है मैंने, दैट इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. क्या होती है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी? प्लैंक, मैक्स प्लैंक इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट जिसने थ्योरी एक्सप्लेन की थी बेटा. तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, मैक्स प्लैंक इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट who gave this theory
इन 1900 में थ्योरी दी थी मैक्स प्लैंक ने बेटा, एंड आफ्टर दैट दिस थ्योरी वाज फर्दर मॉडिफाइड बाय आइंस्टाइन बेटा इन 1905। आइंस्टाइन ने इस थ्योरी को मॉडिफाई किया था इन 1905 में। ओके, तो सिंपल प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी given by Max Planck in 1900 beta, and further modified by Einstein in 1905। ये थी तो बेटा 1905 में फर्दर आइंस्टाइन ने इसको मॉडिफाई किया था। व्हाट आर द मेन पॉइंट्स? Main points of this theory are main points of theory. What are the main points? Main points of theory are क्या होंगे? फर्स्ट पॉइंट क्या था बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने कहा था कि एनी लाइट सोर्स emit रेडिएशंस कंटिन्यूअसली, बट ये थ्योरी क्या बोलती है, और हमने वहां पर कहा था कि जो एनर्जी प्रेजेंट इन दी रेडिएशंस इज कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी, है ना। तो जो रेडिएंट एनर्जी एमिट की जा रही है बेटा, एमिट या एब्जॉर्ब करता है कोई भी लाइट सोर्स, दैट इज नॉट कंटिन्यूअसली। ये थ्योरी कहती है कि डिसकंटिन्यूअसली एमिट करता है। द एनर्जी एमिटेड और रेडिएंट एनर्जी है जो एमिटेड रेडिएंट एनर्जी एमिटेड बाय द लाइट सोर्स, रेडिएंट एनर्जी जो रेडिएशंस एमिट की थी किसी भी लाइट सोर्स ने बेटा, वो एमिटेड या एब्जॉर्ब होगी नॉट कंटिन्यूअसली बट डिसकंटिन्यूअसली। इस उस थ्योरी को कॉन्ट्राडिक्ट करती है, मीन उसके अपोजिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने बोला था कि कंटिन्यूअसली एमिट होती है, ये थ्योरी बोल रही है बेटा कि डिसकंटिन्यूअसली एमिट होती है। ओके, द फर्स्ट पॉइंट बेटा, द रेडिएंट एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड, emitted or absorbed not continuously but discontinuously in the form of small discrete packets of energy called quantum। जो discrete packet of energy होता है बेटा, each packet of energy is called quantum, ऐसे बोल सकते हैं, in the form of small discrete packets of energy। okay, and each packet of energy, or we can say simply the packet of energy is called quantum। Each packet of energy is called quantum। इस पैकेट ऑफ एनर्जी को क्वांटम बोलते हैं। एंड वन मोर पॉइंट बेटा, एंड इन केस ऑफ लाइट के केस में, सनलाइट होती है जब, इन केस ऑफ लाइट क्वांटम इज कॉल्ड फोटॉन। क्वांटम इज कॉल्ड फोटॉन, है ना, आप फिजिक्स में भी स्टडी करते हैं फोटॉन, तो दैट इज नथिंग बट क्वांटम। ओके, इन केस ऑफ लाइट बेटा ईच क्वांटम इज कॉल्ड फोटॉन, फोटॉन बोला जाता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट हमने डिस्कस किया फर्स्ट पॉइंट इस थ्योरी का, द रेडिएंट एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड नॉट कंटीन्यूअसली। बेटा कोई भी लाइट सोर्स है जो रेडिएशंस को कंटीन्यूअसली एमिट नहीं करेगा बट डिसकंटीन्यूअसली इन द डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी। जैसे हम रियल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं, कई बार फ्लड आ जाती है किसी एरिया में, फ्लड आ गई किसी एरिया में बेटा, तो फ्लड आ गई क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है बेटा वो हेलीकॉप्टर के थ्रू उस एरिया में लोगों तक कुछ खाने पीने की सामग्री सप्लाई करेगी। हेलीकॉप्टर से ऐसे पैकेट फेंके जाते हैं, ऐसे पैकेट छोटे छोटे पैकेट बना के फेंके जाते हैं। तो पैकेट लगातार नहीं,
इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, है ना, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ फूड के छोटे छोटे पैकेट फेंके जाएंगे, डाले जाएंगे। इन द सेम वे बेटा ये थ्योरी क्या बोलती है कि कोई भी लाइट सोर्स रेगुलरली कंटिन्यूअसली एनर्जी एमिट नहीं करता है। इट एमिट रेडिएशंस और एमिट एनर्जी डिसकंटिन्यूअसली इन द स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, छोटे छोटे पैकेट की फॉर्म में एमिट करता है रेडिएशंस। ओके, हाँ जी। और जो पैकेट ऑफ एनर्जी होता है उसको हम बोलते हैं क्वांटम, एंड इन केस ऑफ लाइट क्वांटम इज कॉल्ड फोटोन। यहाँ तक क्लैरिफाई हो गया? आई थिंक आपको क्लियर हो गया पॉइंट बेटा ये। सेकंड, जो एनर्जी होती है किसी भी रेडिएशन की, इट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। एनर्जी ऑफ रेडिएशन is directly proportional to frequency of radiation, frequency of radiation। भाई किसी भी रेडिएशन की जो एनर्जी होती है वो किस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके ऊपर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का सिंबल नो, मीन अगर इसको रिमूव करें, इफ यू रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी देन वी अप्लाई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, दैट इज h। नो, दिस h इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बेटा, दिस इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, this constant is h is constant of proportionality and called Planck's constant। Planck is the name of scientist, उसी के नेम से बेटा this is called Planck's constant and its value बेटा h की जो वैल्यू होती है that is 6.626 into 10 raised to the power -34 joules seconds, ये होती है SI यूनिट्स में। और CGS यूनिट में बेटा h is equal to 6.626 into 10 raised to the power -27 hours seconds। You know very well बेटा because जो 1 जूल होता है 1 जूल is equal to 10 raised to the power 7 hours। ओके, ये रिलेशन होता है जूल और आवर्स में बेटा। इसलिए अगर हम जूल्स को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 10 raised to the power 7 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो -27 रह जाएगी। ओके, ये वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए, न्यूमेरिकल पर्पस के लिए आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, है आपको कोई बताएगा नहीं वैल्यू, ठीक है। तो इज इक्वल टू h नो, दिस इज एनर्जी ऑफ 1 फोटोन हो गई, दिस इज एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, इज इक्वल टू h नो है जो वी कैन से दिस एनर्जी ऑफ, दिस इज एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, है ना, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन हो गई बेटा ये। दिस क्यों? एनर्जी ऑफ रेडिएशन है डायरेक्ट, जो कोई भी रेडिएशन उसकी एनर्जी क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू इज इक्वल टू h नो, दिस इज कॉल्ड E इज इक्वल टू h नो, दिस इज एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी हो गई। लास्ट पॉइंट है जो इस थ्योरी का बेटा, टोटल एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय द लाइट सोर्स इज बेटा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द एनर्जी ऑफ ए फोटोन। ओके, टोटल जो एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड, यहां पर लिख देते हैं बेटा ऊपर, total energy emitted or absorbed by a light source is directly proportional to or we can say is integral multiple of the energy of the radiation, energy of 1 photon। third point beta, the total energy emitted or absorbed by a body, बॉडी को क्या है ये? लाइट सोर्स, कोई भी लाइट सोर्स है, इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द एनर्जी ऑफ ए फोटोन। एक फोटोन की जो एनर्जी उसका इंटीग्रल मल्टीपल, दैट इज अगर कैपिटल E है जो हम टोटल एनर्जी अज्यूम कर ले, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? NH नो, दिस N इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये इंटीग्रल मल्टीपल हो गया बेटा, दिस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनर्जी ऑफ ए फोटोन। एक फोटोन की एनर्जी क्या थी? E इज इक्वल टू h, इसका इंटीग्रल मल्टीपल n से मल्टीप्लाई कर दिया, n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ओके, नाउ
अब एक छोटा सा यहाँ पॉइंट्स तो कंप्लीट हो गए यहाँ पर। दिस इज द टोटल एनर्जी। अगर कहीं कैलकुलेट करनी हो तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ फोटॉन्स कैलकुलेट करना हो, इंटीग्रल मल्टीपल है, एंड दिस आर आल्सो कॉल्ड बेटा नंबर ऑफ फोटॉन्स हो जाएंगे यहाँ पर। इसको हम कंसीडर करेंगे नंबर ऑफ फोटॉन्स, है ना। यहाँ पर n को नंबर ऑफ फोटॉन्स कंसीडर करेंगे। कितने फोटोन है, कितने फोटोन की एनर्जी हो गई, ओके। क्योंकि वन फोटोन की एनर्जी है तो n से मल्टीप्लाई कर देता है, n फोटोन की हो गई है। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट? इंटीग्रल एंड n इज कंसीडर्ड एज नंबर ऑफ फोटोन्स हियर। नाउ पॉइंट, कई बार हमसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट डू मीन बाय वन आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी। क्या होता है वन आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी बेटा? व्हाट डू मीन बाय वन आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी? वन आइंस्टाइन, बाद में इसने मॉडिफाई किया था ना आइंस्टाइन ने, तो उसने यहां तक भी एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज वन आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी। क्या होता है वन आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी बेटा? पॉइंट्स फिनिश हो चुके हैं यहां पर थ्योरी के, ओके। तो वन आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी, वन आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी, हाउ वी कैन एक्सप्लेन दिस बेटा? इफ द नंबर ऑफ फोटॉन्स, कोई भी लाइट सोर्स है, अगर ये वन मोल ऑफ फोटॉन्स को अमिट करे या एब्जॉर्ब करे, then that energy possessed by one mole of photons is called one Einstein of energy. क्या होगा? The energy possessed by, the energy possessed by one mole of photons, one mole of photons is called वन आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी। देखो फॉर्मूला क्या बनेगा फिर? E इज इक्वल टू, अब जो n था इस फॉर्मूले में बेटा, जो n है हमारा दिस नंबर ऑफ फोटॉन्स। अब एक पॉइंट बताओ कि क्या वैल्यू होगी इस वन मोल ऑफ, वन मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? यू नो मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वन मोल इज इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यू नो वेरी वेल, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब यहाँ पर पार्टिकल्स क्या है? फोटॉन्स है यहाँ पर, ये दीज आर कंसीडर्ड एज फोटॉन्स। तो वन मोल में कितने फोटॉन्स हो जाएंगे बेटा? Avogadro's number of photons. In one mole there are Avogadro's number of photons. Simple, मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई किया हमने यहाँ पर। तो n स्मॉल n की जगह क्या आ जाएगा? Na। तो वन आइंस्टाइन की एनर्जी क्या होगी? E is equal to Na या n नोट कर लो आप, है ना, into h नो। This is energy of one mole of photons, or we can say this is energy of one Einstein, okay, or one Einstein of energy। Na एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू आपको पता है बेटा? एवोगाड्रोस नंबर इट्स क्या होता है? 6.022 into 10 raised to the power 23। दिस इज द वैल्यू ऑफ एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर बेटा, तो एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी पॉइंट है। दिस 6.022 into 10 to the power 23। दिस इज द वैल्यू ऑफ एवोगाड्रोस नंबर। चैप्टर फर्स्ट में आप डिस्कस करते हुए आए हैं ये पॉइंट, ओके बेटा। नाउ अब इस टॉपिक से रिलेटेड हमें कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने हैं बेटा। वी आर गोइंग टू डिस्कस सम न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक, ओके। इसी टॉपिक से रिलेटेड साइड बाय साइड न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे, तो टॉपिक अच्छी तरह क्लैरिफाई हो जाएगा आपको। प्लेस क्वांटम थ्योरी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बेटा बिल्कुल इजी है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल इजी। नाउ numericals related to Planck's quantum theory. First question we are going to discuss. I am going to write statement beta. Calculate the energy of a mole of photons. Question number 1. Calculate the energy of a mole. A mole mean 1 mole of photons. Calculate the energy of a mole of photons mean 1 mole of photons की एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है बेटा of radiations बेटा whose frequency आपको गिवन है बेटा whose frequency is 5 into 10 raised to the power 14 hertz। ये आपको गिवन है। सिंपल, आपसे 1 मोल ऑफ फोटॉन्स की एनर्जी पूछी गई है। 1 मोल, ए मोल ऑफ फोटॉन्स, एनर्जी कैलकुलेट करनी है। कैसे? अभी फॉर्मूला तो बताया था मैंने आप लोगों को, है ना। E इज इक्वल टू क्या होता है? NH नो, एनर्जी एमिटेड बाय अ लाइट सोर्स इज इक्वल टू NH नो होगा।
और 1 मोल पूछा गया है तो और 1 मोल बेटा क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवोगाड्रोस नंबर हो जाएगा। अंडरस्टैंड, क्योंकि 1 मोल में कितने फोटोन होंगे, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे। तो E इज इक्वल टू क्या बन जाएगा फॉर्मूला, Na/H नो। ओके, Na अभी वैल्यू साइड पुट कर दो, देखो क्या क्या हमारे पास है। एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू क्या होती है बेटा, 6.022 × 10⁻23, दिस हो गई। H चाहिए आपको, प्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। और क्या चाहिए आपको, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है बेटा, नो इज 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। जो स्टेटमेंट होती है उसको रीड करके डाटा आप नोट किया करो, उसमें से बेटा फॉर्मूला लिखो, क्या क्या चाहिए आपको, क्या वैल्यूज आप पुट कर सकते हैं, क्या आपके पास गिवन है, ये सारी चीजें चेक करने के बाद ही आप न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट, इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी न्यूमेरिकल की अगर आप इस वे से चलेंगे तो, ठीक है ना। रटाफिकेशन करेंगे, क्रैमिंग करेंगे कि फॉर्मूला रटा नहीं जा सकता किसी न्यूमेरिकल को, न्यूमेरिकल तो पता नहीं क्या आ जाए उसमें, उस रिलेटेड आपको पॉइंट अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, नॉलेज आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, पहले थ्योरी अच्छी तरह लर्न करो, उसके बाद अंडरस्टैंड करो, उसके बाद आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। वैल्यू पुट करो बेटा, 6.022 × 10⁻23, H 6.626 × 10⁻34 बेटा, फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁻14। पावर्स को पहले 6.022 × 6.626 × 5 हो गए, पावर्स 10⁻23 ये है बेटा, बेस सेम पावर ऐड हो जाती है, -34 है और +14 है। ओके, कितना हो गया देखो यहाँ पर, -34 +14 कितना रह गया, 20 रह गया, यहाँ पर माइनस का 20 रह गया, और 23 में से -20 जाएगा, कितना रह जाएगा, 3 है ना। तो 10⁻3 रह गया बेटा यहाँ पर, ये दिस इज 10⁻3 रह गया। इनको मल्टीप्लाई करके सोल्व कर दो भाई, 6.626 × 5, ये आ गया यहाँ पर। बिल्कुल इजी काम है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आप सोल्व करेंगे, इट कम्स आउट टू बी बेटा, आफ्टर सॉल्यूशन में कैलकुलेशन लिख रहा हूँ, 19951 जूल्स पर मोल जाएगी। ओके, 1995 पर मोल, क्यों हमने 1 मोल के लिए पुट कर दिया, 1 मोल में एवोगाड्रोस नंबर होते हैं बेटा। ओके, 19951 जूल्स पर मोल, ये आएगी इसकी कैलकुलेशन बेटा। और किलो जूल में अगर कन्वर्ट करना हो तो किलो के लिए क्या है, किलो जूल में, जूल किलो जूल में कन्वर्ट करें तो 1000 से डिवाइड करते हैं, 1000 से डिवाइड करके यहाँ पर आ जाएगा डेसिमल 19 बेटा 951 किलो जूल्स पर मोल, ये आंसर आ जाएगा बेटा। दिस इज द एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ ए photons emitted by the वन मोल ऑफ photons of radiations emitted by the light source। ओके, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। सिंपल, बिल्कुल इजी है। इसको डायरेक्ट नो, एन की वैल्यू 1 मोल के लिए क्या हो गया, एवोगाड्रोस नंबर होगा, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, एन ने पुट कर दिया, उसकी वैल्यू पुट की, सोल्व किया, कुछ भी नहीं है। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 रिलेटेड टू दिस टॉपिक बेटा। सेकंड क्वेश्चन, इसलिए मैं बोल रहा हूं आप स्टेटमेंट को रीड करो अच्छे से, फिर आप देखोगे क्या फॉर्मूला लगेगा, किस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। ओके, यहाँ तो मैं टॉपिक के साथ न्यूमेरिकल कर रहा हूँ, पेपर में आपको कोई टॉपिक थोड़ा ही बताएगा, है ना। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे बेटर रहेगा आपके लिए बेटा। इसलिए स्टेटमेंट को रीड करके अंडरस्टैंड किया करो कि क्या गिवन है, क्या कैलकुलेट करना है, उनके अकॉर्डिंग, गिवन डाटा के अकॉर्डिंग आपको अपने आप पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल है ये। ओके, ये चीज, यही प्रैक्टिस होनी चाहिए आपके पास। सेकंड क्वेश्चन बेटा, a 100 watt bulb, a 100 watt bulb, 100 वाट का बल्ब है बेटा, emits मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऐसी रेडिएशन होती है बेटा जिसमें सिंगल वेवलेंथ होती है, एक ही टाइप की वेवलेंथ होती है, ज्यादा नहीं होती है, एक से ज्यादा टाइप की वेवलेंथ नहीं होती है। emits मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ दी है आपको इसकी बेटा, दैट इज 400 नैनोमीटर। दिस इज वेवलेंथ आपको दी है, मोनोक्रोमेटिक लाइट जो एमिट करता है 400 नैनोमीटर वाली। कैलकुलेट द
calculate the number of photons. Calculate the number of photons. मीन n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको अब की बार बेटा. emitted per second by the bulb. Emitted per second by the bulb. नंबर ऑफ फोटॉन्स कैलकुलेट करने हैं आपको बेटा. emitted per second by the bulb. ये कैलकुलेट करना है आपको कि एक सेकंड में कितने फोटॉन्स एमिट करेगा. हमें देखो क्या है हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स कैलकुलेट करने हैं. पॉइंट्स पहले आपको पता होना चाहिए n, दैट इज नंबर ऑफ फोटॉन्स आपको कैलकुलेट करने हैं. ओके ठीक है. हमें गिवन क्या है 100 वाट का बल्ब है. बल्ब 100 वाट का. वाट किसके यूनिट होते हैं? पावर के. पावर आपको गिवन है बेटा. पावर इज 100 वाट. और वाट क्या होता है? पावर क्या होती है? एनर्जी एमिटेड बाय ए बल्ब पर सेकंड. आप 9th क्लासेस में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं बेटा. एनर्जी एमिटेड बाय सोर्स, या यहाँ पर बल्ब तो बल्ब बोल देता हूं मैं यहाँ पर, बाय द बल्ब पर सेकंड. ओके. एनर्जी एमिटेड बाय द बल्ब पर सेकंड. इसका मीनिंग क्या ही होगा बेटा यहाँ पर. ओके. मीन हम इसको वाट को लिख सकते हैं. एनर्जी के यूनिट क्या होते हैं? जूल्स. ओके. तो 100 जूल्स पर सेकंड. यही हो गया 100 जूल्स पर सेकंड. पावर आ गई बेटा यहाँ पर. ये इसका मीनिंग क्या है? This implies that energy is 100 joules. ये आ गया. एनर्जी आपको मिल गई बेटा यहाँ से 100 joules. n आपको कैलकुलेट करना है. अब क्या फॉर्मूला लगेगा? n कैलकुलेट करना है. एनर्जी है तो सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. E इक्वल टू nhν. ओके बेटा. क्या फ्रीक्वेंसी गिवन है? नहीं, हमें तो लैम्डा गिवन है. वेवलेंथ गिवन है आपको बेटा. लैम्डा इज 400 नैनोमीटर. मीटर में कन्वर्ट कर देंगे इसको. क्या बन जाएगा? 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर. या ओके. इसका मतलब हमें फ्रीक्वेंसी नहीं, हमें लैम्डा गिवन है. बट यू नो बेटा, नो जो फ्रीक्वेंसी होता है दैट इज c बाय लैम्डा होता है बेटा. पुट दिस वैल्यू हियर. देयरफॉर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? E इक्वल टू n इंटू h इंटू c बाय लैम्डा. पहले फॉर्मूला ही आप सेट किया करो. ओके. तो यहाँ से अगर हम सेट करें, चेक करें पॉइंट, तो n क्या बनेगा? नंबर ऑफ फोटॉन्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो यहाँ से E इंटू लैम्डा ओवर h इंटू c. हेयर c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट. और वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है बेटा? c 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड. ओके. इतनी दिस. अब हमें ये पॉइंट्स चाहिए सारे यहाँ पर. एनर्जी आपको है हमारे पास. E इज दिस. ओके. मीन एनर्जी आपके पास आ गई है. ये रहा. ओके. लैम्डा आपके पास है. ये रहा दिस वन. ये भी है आपके पास. दोनों आ गए. एच प्लैंक्स कांस्टेंट आपको पता है क्या वैल्यू होते हैं? 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड. ओके. दिस ये हो गया आपके पास. एच भी आ गया आपके पास बेटा. दिस एच भी आ गया आपके पास. C वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी. सारी चीज तो है आपके पास. पुट द वैल्यू एंड सो. ओके. पुट करते हैं. देयरफॉर n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखो यहाँ फॉर्मूला पुट करो. एनर्जी क्या है? 100 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा 400 इंटू 10⁻⁹ ओवर h की वैल्यू बेटा प्लस कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू c वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकंड. नंबर ऑफ फोटॉन्स आ जाएंगे पर सेकंड. ये अंडरस्टैंड किया पॉइंट? इसको हम सोल्व करेंगे बेटा. आफ्टर सॉल्यूशन आई एम गोइंग टू राइट वैल्यू बेटा डायरेक्ट यहाँ पर 2.012 इंटू 10⁻20 फोटॉन्स आ जाएंगे. फोटॉन्स पर सेकंड. इतने फोटॉन्स पर सेकंड. पर सेकंड तो है ही. क्यों पर सेकंड क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज दिस एनर्जी एमिटेड पर सेकंड. ओके. ये एनर्जी एमिटेड पर सेकंड थी. अंडरस्टैंड क्या पॉइंट? तो इसका मतलब ये फोटॉन्स भी पर सेकंड एमिट हुए, इसलिए हमें पर सेकंड लिखा हमने यहाँ पर. So this is the number of photons emitted per second. This number of photons 2.012 into 10 raised to the power 20. These are the number of photons emitted per second. यही आपका आंसर होगा बेटा. यही आपका आंसर होगा.
अंडरस्टैंड किया पॉइंट? बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं, पावर को हमने ओपन किया, पावर एनर्जी डिवाइडेड बाय द बल्ब पर सेकंड होगी पावर का मीनिंग, तो मीन 100 जूल पर सेकंड हो गया, एनर्जी 100 जूल आ गई यहाँ से। बाकी हमने फॉर्मूले को ओपन किया है, न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा, अरेंज किया है, एन की वैल्यू पुट एन कैलकुलेट कर दिया हमने, बाकी वैल्यू हमने पुट कर दिया यहाँ पर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा रिलेटेड टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। देखिए, तो इजी क्वेश्चंस है, टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं बेटा। जो भी लेक्चर जिस दिन भी देखते हैं आप, साथ के साथ उससे रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर दिया करो। अच्छी तरह देखो लेक्चर को 2-3 बार, एक बार में समझ में अच्छी तरह नहीं आता, कोई पॉइंट रह जाता है, सेकंड टाइम इसको रिपीट करें। आपके लिए तो बेनिफिट इतना है कि हमने लेक्चर रिकॉर्ड कर दिए हैं बेटा अभी ये, तो इसका मीनिंग आप इनको बार बार देख सकते हैं अगर कोई पॉइंट रह गया तो आपका। ओके, तो दोबारा से ओपन करो, जिस पॉइंट पर नहीं आता वहीं क्लिक करो और दोबारा से आप देख सकते हैं कि क्या बोल रहा हूं मैं, क्या समझा रहा हूं मैं आपको। ओके, आप दोबारा से समझ सकते हैं इस पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, कैलकुलेट द वेवलेंथ, कैलकुलेट द वेवलेंथ, लैम्डा कैलकुलेट करना है आपको, ऑफ ए फोटोन इन एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम ए नोट से इंडिकेट करते हैं एंगस्ट्रॉम को, इसमें कैलकुलेट करना है एंगस्ट्रॉम यूनिट्स। इन एंगस्ट्रॉम यूनिट्स में कैलकुलेट करना है बेटा आपको वेवलेंथ, हैविंग एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटा एनर्जी के यूनिट्स होते हैं, एनर्जी आपको गिवन है। ओके, तो कैसे सोल्यूशन करें? एक रिलेशन मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर आज याद रखना बेटा। फिर आप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 into 10⁻⁻19 joules. This is the relation between joules and electron volt. जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिलेशनशिप होता है बेटा। ये रिलेशन आपको माइंड में रखना चाहिए। अंडरस्टैंड किया पॉइंट? हमें क्या कैलकुलेट करना है, आप देखो यहाँ पर वी हैव टू कैलकुलेट वेवलेंथ, हमें लैम्डा कैलकुलेट करना है बेटा, लैम्डा कैलकुलेट करना है। एनर्जी आपको गिवन है ये, दिस एनर्जी इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है 1.60 × 10⁻⁻19 जूल। ये एनर्जी आ गई, एनर्जी आपके पास है, तो फॉर्मूला लगाओ, E इज इक्वल टू H नो दिस। तो नंबर ऑफ फोटॉन की जरूरत नहीं है ना, एनर्जी वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन में 1 फोटोन की एनर्जी ही हमें गिवन है यहाँ पर, और उसी के हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है बेटा। अंडरस्टैंड किया पॉइंट? तो 1 n इज 1 हो गया यहाँ पर। ओके बेटा, अच्छा जी, वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है तो इसको कन्वर्ट करेंगे h इंटू सी बाई लैम्डा, नो इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा हो गया। ओके बेटा, ई एनर्जी। अब हमें यहाँ पर लैम्डा कैलकुलेट करना, दिस मिनट लैम्डा क्या हो जाएगा यहाँ से HC/E। अब देखो इसमें क्या क्या चाहिए आपको, h लेंथ कांस्टेंट 6.626 into 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। h की वैल्यू आपको पता है। c वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये भी आपको पता है। h आपके पास, c आपके पास, e आपके पास, पुट कर लो वैल्यूज, कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो है। 6.626 into 10⁻34 into 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड बेटा, और एनर्जी 1.602 into 10⁻⁻19 जूल्स। देखो ये जूल सेकंड है यूनिट्स, इसकी मीटर पर सेकंड है यूनिट्स, इसकी जूल्स है ना, जूल से जूल कैंसिल हो जाए, पर सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया। देखो तो क्या रहेगा, मीटर आ जाएंगे ना, लैम्डा के यूनिट क्या आ जाएंगे, मीटर आ जाएंगे। ठीक है, तो वेवलेंथ आफ्टर सॉल्यूशन में वैल्यू लिख रहा हूं बेटा डायरेक्ट यहाँ पर, जो लैम्डा आएगा आपके पास दैट इज इक्वल टू 12.42 आएगा, ये 12.42 into 10⁻⁻7 ये वैल्यू आएगी मीटर्स। अब लेकिन ये मीटर में आया, लेकिन हमें तो एंगस्ट्रॉम में रिप्रेजेंट करना था इसको, तो कैसे करें? देखिए लैम्डा आपके पास आ गया 12.42 into 10⁻⁻7 मीटर्स, ये आ गया बेटा। हमें एंगस्ट्रॉम में रिप्रेजेंट करना है वेवलेंथ को। एंगस्ट्रॉम मैंने आपको बताया था यूनिट्स, इससे प्रीवियस लेक्चर्स में बताया मैंने आपको, प्रीवियस लेक्चर्स में
कि जो 1 एंगस्ट्रॉम होता है दैट इज 10⁻⁻10 मीटर्स के इक्वल होता है। ये 10⁻⁷ मीटर, इसको एंगस्ट्रॉम में कैसे कन्वर्ट करें? ये 10⁻⁻10 करना चाहते हैं हम यहाँ पर, तो क्या करें इसको? देखो एक छोटा सा मैथमेटिकल पॉइंट बता रहा हूँ आपको इजी वे से। 10⁻⁷ है ना, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10⁻³ कर दिया इसको मैंने रिस्पॉन्स। तो ये नीचे वाली जो पावर्स है डिनोमिनेटर में 10⁻³ इनको ऊपर ले आएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12.42 into 10 पावर कितना -10, 7 -3 -10 into 10⁻³ हो गया ये। अब ये क्या हो गया एंगस्ट्रॉम, तो इस वी कैन राइट दिस 12.42 into 10⁻³ ये रह गया एंगस्ट्रॉम आ गई, दिस इज एंगस्ट्रॉम बिकॉज 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू दिस, इतने मीटर्स के इक्वल है। मीटर तो चल ही रहा था ना बेटा, 10⁻⁻10 मीटर की जगह हमने क्या पुट कर दिया, ये एंगस्ट्रॉम पुट कर दिया, ये रहेगी पावर। ओके 10⁻³ से मल्टीप्लाई अगर आप करोगे 12420 आ जाएगा एंगस्ट्रॉम। ऐसे करना था, ऐसे कर दो, दिस इज योर आंसर। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट बेटा? इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस न्यूमेरिकल आल्सो। तो विद दिस बेटा today's lecture is finished. Thanks a lot to all of you.